हेलो स्टूडेंट, और मैं मोहित पांडे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेज मिर्ज़ापुर में। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पे। तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है, इसका फिर से हमें रिवीजन करना है, क्योंकि कक्षा 9 में हम लोग संख्या पद्धति में बहुत से संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएँ किस प्रकार से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या अपरिमेय है कि परिमेय है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या लेंगे और उसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें और q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, वहाँ पे q क्या हो, 0 के बराबर न हो। जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। ये हो गया। इधर देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग क्या करें, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। p और q, यहाँ भी जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। ये चीज़ हो गया। परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या है, पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में न लिख सके, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। अब इसके बाद बात आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो भागों में इसे बांट देते हैं। ये एक भाग इधर हो गया, एक हो गया। इसे हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट दिए। पहला भाग क्या हो गया, दशमलव वाले संख्या हो गए, दशमलव वाले। और ये क्या हो गए, बिना दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले नंबर। ये जो है बिना दशमलव वाले नंबर हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिना दशमलव वाले नंबर। बिना दशमलव वाले नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। बिना दशमलव वाले नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यही हमारा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से आगे इधर भी। ये हो गया। ये जो हमारा है -3, -2, -1, इसे हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक। इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ये जो हमारा 0 है, इसे हम लोग बोलते हैं शून्य। और ये जो है, इसे हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। ये हो गया धन पूर्णांक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दशमलव वाले। दशमलव वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसे 3 भागों में बांटते हैं और फिर इसे हम लोग समझते हैं। दशमलव वाले जो नंबर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार से होते हैं, जैसे 1.25, ये हो गया। एक होते हैं 1.25, इसी प्रकार से आते रहते हैं। और एक होते हैं यहाँ पे 1.25, 3, 2, 1, 4, 2, 4, इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। ये क्या हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव।
इसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ये देखिए शांत दशमलव क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद ये क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसे नहीं ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। ये क्या हुआ, ये अशांत दशमलव। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग आगे तक ले जाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव और रिपीटिंग। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग। अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये समाप्त भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हम लोग समझ लिए। अब ये जो हमारा है ये शांत दशमलव और ये वाला जो अशांत दशमलव है, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि कैसे लिखा जाता है, तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन ये वाला जो है इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये चीज़ यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार से हो, देखने में कैसा लगता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नंबर जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या जो होता है वो इस प्रकार से होता है, 0.1 फिर 1, इसी प्रकार से आगे आता जाएगा। या फिर इस रूप का भी होता है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, या हम लोग बोल सकते हैं ये भी करड़ी में अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ये चीज़। और पाई भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पाई हो गया। करड़ी में 15, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे कि सर जी ये करड़ी में 15, आप यहाँ पे ये बताएं कि ये अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे भी नंबर हैं, ऐसे भी भाज्य संख्या हैं जिनका वर्गमूल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अपना यहाँ पे जो प्रमेय दिया हुआ है इसे हम लोग देखते हैं। इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रमेय के कहने का क्या मतलब है, फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसी प्रमेय का उसमें यूज करेंगे और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके कहने का मतलब है कि अगर ये दो जो है 4 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2 4 को भी विभाजित करेगी अब इसी को हम लोग देखते हैं क्या ये बात सत्य है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 4 का ये स्क्वायर हो गया, इसे 2 विभाजित कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो गया 2। इसे हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। ये चीज़ विभाजित कर रहा है, मतलब ये लाइन कह रहा है कि अगर इतना हो रहा है, अगर ये लाइन सत्य है, ये पहला लाइन, तो फिर कह रहा है कि जो ये होगा ये 4, ये इसे भी क्या करेगा 2 विभाजित करेगा। तो इसे चेक करते हैं, तो ये 4 को भी क्या कर रहा है 2 विभाजित कर रहा है। यही बात को हमें यहाँ पे
पढ़ना है, मतलब ये प्रमेय दिया है लेकिन हम लोगों को बस यहाँ पे ये प्रमेय को समझना है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए ये उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम लोग जाने देते हैं और आगे हम लोग करते हैं। अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं इसे सिद्ध कराया जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसे ज़रूर सिद्ध करवाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उसे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग जो विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं विरोधाभास विधि, यही बोलते हैं हम लोग। विरोधाभास विधि क्या होता है कि जो चीज़ हमें प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है अपरिमेय संख्या, तो इसके हम लोग विपरीत मान लेंगे और फिर उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में बताएंगे कि ये तो हम लोग गलत कल्पना किए थे, मतलब हम लोग गलत माने थे, इसलिए हमारा आंसर जो आ रहा है वो गलत हो रहा है। तो हम लोग करते हैं, तो इसे और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? करड़ी में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। यहाँ तक हो गया, इसे हम लोग लिख दिए। जहाँ अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जहाँ p और q सभाज्य संख्याएं हैं। p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब जो उसमें अधिकतम कॉमन हो वो कितना हो? 1 हो। तो यहाँ पे हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ PQ जो होगा, मतलब HCF जो होगा PQ का वो कितना होगा? 1 होगा। अब देखते हैं, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग तिरय गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2q बराबर p। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे हम लोग करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। जब वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू कितना हो जाएगा? p²। 2q² बराबर p² हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं q² बराबर p²/2, p²/2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये p² को 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2p² को विभाजित करती है तब 2p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, p/2 विभाजित कर रहा है तो इसका भी तो कुछ वैल्यू आएगा। 2p को विभाजित कर रहा है तो इसका कोई वैल्यू आएगा। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? c होगा। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? माना। अब यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ गया? 2c। p का वैल्यू कितना आ गया? 2c, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, p का वैल्यू जो है उसे हम लोग समीकरण 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है √2q बराबर p, तो इसमें हम लोग ये p का वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में p बराबर 2c रखने पर, ये चीज़ होगा। रखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा दिया हुआ है करड़ी में 2q
बराबर P दिया हुआ है तो P के जगह पे कितना हो जाएगा 2C। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2q² इक्वल टू हो जाएगा 4c²। यहाँ से हो जाएगा 2q² इक्वल टू कितना हो जाएगा c²। अब यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा q²। जब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा q²/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा c²। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हम लोग फिर से दिखा सकते हैं कि 2 जो है वो q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जो 2 है ये क्या करेगा, q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2q को भी विभाजित करेगा। जब 2q को विभाजित करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q/2 होगा। इसका भी कुछ मान आएगा, तो ये मान हम लोग मान लेते हैं क्या आएगा, d, माना d। अब यहाँ पे हम लोग जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से q का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। q का वैल्यू आ गया 2d और इसके पहले p का वैल्यू जो है, और यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, जो p बराबर है वो कितना आया था, 2c, ये आया था। तो अगर अब यहाँ से हम लोग HCF निकालें, यहाँ से हम लोग HCF निकालें, HCF जो हमारा है P और Q का, वो कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में अधिकतम जो कॉमन है वो कितना है, 2 है, इसलिए इसका HCF कितना आ गया, 2। लेकिन यहाँ पे हम शुरू में क्या दिखाए हैं कि जो इसका HCF है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह गलत है, यह गलत है, यह गलती हमारे गलत कल्पना के कारण आया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ यहाँ पे क्या हम लोग का हुआ, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे HCF जो PQ का है वो कितना आ गया, 2। तो हम लोग बताएंगे यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कल्पना था कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या था, कल्पना जो था वो गलत था। तो यहाँ पे हम लोग देखो लिख दिए हमारे गलत कल्पना के कारण यह आया, क्या आया, गलत आया। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, ये हमारा गलत कल्पना था। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ये हुआ यहाँ तक। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हमें आएंगे, जैसे कि यहाँ पे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इस टाइप के ढेर सारे आगे भी क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी आप लोगों के लिए हम एक्सरसाइज का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट करके बताइए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी लगे कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिससे कि हम और जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए बना के उपलब्ध कराते रहें। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।